नियम कायदे हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हर एक के जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अनुशासन के यानी डिसिप्लिन के कोई भी खुशहाल जीवन नहीं जी सकता। कुछ नियमों और कायदों के साथ ये जीवन जीने का एक तरीका है। अनुशासन में सब कुछ शामिल है जो हम सही समय पर सही तरीके से करते हैं और ये हमें सही राह पर ले जाता है। अनुशासन के लिए हमें शरीर और दिमाग पर एक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के पास स्व अनुशासन प्राकृतिक संपत्ति के रूप में होता है, जबकि कुछ को इसे अपने अंदर विकसित करना पड़ता है। अनुशासन में वो दक्षता है कि वो भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और मुश्किलों से पार पाने के साथ ही सही समय पर सही कार्य करने में मदद करता है। बिल्कुल, क्योंकि अनुशासन से धैर्य और समझदारी का विकास होता है। बिना अनुशासन के जीवन अधूरा और असफल है। आइए हम भी अनुशासन को अंगीकार करें और खुद की, समाज की और देश की उन्नति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ें। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और आइए हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों पर। ग्राहकों की सहूलियत के लिए उपभोक्ता मंत्रालय अगले वित्त वर्ष से नया नियम लागू करने जा रहा है। इसके तहत किसी पैकेट बंद उत्पाद पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी के साथ कंपनियों को प्रति इकाई कीमत भी बतानी होगी। सरकार ने उपभोक्ताओं को ज्यादा सुरक्षा देने के लिए वैधानिक माप शास्त्र यानी मेट्रोलॉजी के पैक्ड वस्तुओं के नियम 2011 में संशोधन किया है। इसके तहत शुरुआत में 19 तरह की कमोडिटी को शामिल किया जाएगा। अप्रैल 2022 से पैकेट बंद उत्पादों पर कंपनियों को अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ उसकी प्रति इकाई कीमत भी बतानी होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 2030 तक $1 ट्रिलियन के सेवा निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार है। दिल्ली में वैश्विक सेवा सम्मेलन 2021 को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। पीयूष गोयल ने कहा कि 2020 में भारत 2 पायदान ऊपर चढ़कर विश्व में सेवाओं का निर्यात करने वाला 7वां सबसे बड़ा देश बन गया है। उन्होंने कहा कि विश्व में सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की क्षमता भारत में है। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। महाराष्ट्र की 6 सीटें, कर्नाटक की 25, तेलंगाना की 12 और आंध्र प्रदेश की 11 सीटों पर 10 दिसंबर को मतदान होगा। 16 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। कर्नाटक विधान परिषद के 25 वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होगा। इस साल सितंबर में जारी किए गए कोविड-19 के दिशा निर्देश इस चुनाव के लिए भी लागू रहेंगे। देश में अब तक 109 करोड़ 58 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई है। बीते 24 घंटों में 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में जहां एक और वैक्सीन का तेजी से उत्पादन हो रहा है, तो दूसरी ओर हर घर दस्तक के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर वैक्सीन अभियान चला रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार दूसरे देशों के साथ भी भारतीय वैक्सीन को मान्यता देने के लिए लगातार बातचीत कर रही है। WHO की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मान्यता देने से 96 देशों ने भारत की दोनों वैक्सीन को मान्यता दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कई जानी मानी हस्तियों को साल 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मूर्तिकार सुदर्शन साहू और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन समेत कई हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, डॉक्टर BM हेगड़े, मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रजबासी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर राज्य के निवासियों को बधाई दी और उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर राजधानी देहरादून में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। और अब राज्य से जुड़ी हुई खबरें।
राज्यों से प्रदूषण से लड़ने के लिए 5 सूत्रीय एजेंडा। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए 5 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया गया है। 1 महीने तक ये चलेगा। विशेष अभियान, डीजल जनरेटर और कोयला भट्टियां 11 दिसंबर तक बंद रखी जाएंगी। कूड़ा जलाने पर भी इस दौरान रोक रहेगी। 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान को एंटी ओपन बर्निंग अभियान नाम दिया गया है। 10 विभागों की 550 टीमें इस पर नजर रखेंगी। 304 टीमें दिन और 246 टीमें रात में गश्त भी लगाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने के अंत तक प्रतिदिन राज्य के पात्र 25 से 30 लाख लोगों को कोविड टीके की कम से कम 1 डोज देने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से टीकाकरण अभियान में प्रतिदिन रात 10 बजे तक जारी रखने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस के अब तक कुल 98 मामले सामने आए हैं। संक्रमितों में कोई गंभीर लक्षण नहीं है। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। घर घर सर्वे किया जा रहा है। लक्षण मिलने पर लोगों की सैंपलिंग भी की जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कालाहांडी जिले में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरित किए। इस योजना के तहत प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में उमानंद फेरी सर्विस के ई टिकटिंग सिस्टम की शुरुआत की है। ब्रह्मपुत्र के पीकॉक टापू पर स्थित उमानंद मंदिर सिर्फ नाव या स्टीमर के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। भारी बारिश से निपटने के लिए एनडीआरएफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 20 से अधिक टीमों को तैनात करेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की ओर से दिव्यांग लोगों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांगों को सहायक उपकरण मुहैया कराए गए। यहां आए लोगों ने सेना के इस सद्भावना प्रयास की तारीफ की। बिहार में 4 दिन तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन कल खरना आयोजित किया गया, जिसमें छठ व्रती दिन भर का उपवास रखते हैं और शाम के वक्त सूर्य की उपासना के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। आज छठ पूजा के तीसरे दिन ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। राष्ट्रीय और राज्यवार खबरों के बाद अब एक नजर दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत आज अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की इस बैठक की अध्यक्षता अजीत डोभाल करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ताजिकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव नसरुल्लो रहमतजो महमूमजोदा और उज्बेकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव विक्टर मुखमुदोव के साथ मुलाकात की। ताजिकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव निकोलाई पर्तुशेव और उज्बेकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव विक्टर मुखमुदोव के साथ उन्होंने मुलाकात की। वो ईरान, रूस और कजाकिस्तान के अपने समकक्ष के साथ भी अलग से मिलेंगे। यूनेस्को ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की प्रतिष्ठित सूची में शामिल कर लिया है। सूची में 49 ऐसे शहरों को चुना गया है जिनके विकास में संस्कृति और रचनात्मकता का समावेश रहा है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इस संगठन की एक परियोजना है जो 2004 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जो अपने विकास में रचनात्मकता को प्रमुख घटक के रूप में मान्यता देते हैं। 2017 तक 72 देशों के 180 शहर इस नेटवर्क में शामिल थे। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं वो। इसका मकसद दोनों पड़ोसी देशों के साथ रक्षा संबंधों में मजबूती लाना है।
नेपाल सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नेपाल सेना प्रमुख ने इसके बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि भी दी और इस मौके पर भारत के सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी उनके साथ मौजूद रहे। यूरोप में कोविड-19 संक्रमण के फिर से फैलने की रफ्तार तेज होती जा रही है। कई देशों में इसकी गति काफी तेज है। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 हफ्तों में लगभग हर यूरोपीय देश में नए कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़े हैं। 13 देशों में तो नए संक्रमण के मामले उसके पहले के 2 हफ्तों की तुलना में 2 गुने हो गए हैं। संक्रमण बढ़ने के ताजा ट्रेंड से पूरे महाद्वीप में महामारी के फिर से लौटने की आशंका गहराती जा रही है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने मंगलवार को बर्मिंघम में शादी के बंधन में बंध गई। मलाला यूसुफजई ने पुष्टि की है कि वो अब एक विवाहित महिला है। मलाला ने एक ट्वीट में शादी समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए इसे अपने जीवन का अनमोल पल बताया। उन्होंने जानकारी दी कि ये शादी परिवारों के सदस्यों के बीच बर्मिंघम स्थित घर पर ही एक छोटे से निकाह समारोह में हुई। और आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने के बाद अब हम बात करेंगे आपकी सेहत की, क्योंकि सेहतमंद शरीर के लिए नियमित योग करना जरूरी है। और आज हम आपको ऐसे योगासनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे ना सिर्फ शरीर फ्लेक्सिबल होगा बल्कि कुछ शारीरिक परेशानियों में भी बहुत जल्द राहत मिलेगी। आज आपको बताएंगे कटी चक्रासन के बारे में। नियमित कटी चक्रासन करने से आपका वजन तो कम होगा ही, साथ ही ये आसन आपके लंग्स के लिए भी फायदेमंद है। जानते हैं कैसे करें कटी चक्रासन। कटी चक्रासन। अपने पैरों में कंधे के जितना अंतर दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से कंधे के सर तक ऊपर उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को कमर के साथ दाईं ओर घुमा दें। दाईं भुजा सीधी, बाईं कोहनी मुड़ी हुई हो और दाएं हाथ के अंगूठे की ओर देखें। ध्यान रखें जंघा सामने की ओर, कमर में खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में वापस आएं। अब श्वास छोड़ते हुए कमर को बाईं ओर घुमा जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह अभ्यास कब्ज के प्रबंधन में सहायक है, आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंप्रूव करता है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को पूर्व स्थिति में ले आएं और विश्राम करें। तो कटी चक्रासन के बारे में हमने जाना और प्रतिबिंब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि आसन बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह की जिंदगी आज हमारी हो गई है, लगातार बैठ के काम करना या लगातार खड़े रहना, उसके बाद अगर ये आसन ट्राई किया जाए तो पता चलेगा कि हमारी जो शरीर है वो अब कितना कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत है कि योग किया जाए और उसे फ्लेक्सिबल बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि कामकाजी लोगों को ज़्यादा करना चाहिए। कार्यस्थल पर भी आप इस तरीके के योगासन कर सकते हैं। अगर आप खड़े होकर ये आसन नहीं कर सकते तो आप अगर व्हील चेयर पर बैठते हैं, मूवमेंट वाली चेयर पर बैठते हैं, तो वहाँ भी ये कटी चक्र आसन किया जा सकता है। तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। जो एक स्टिफनेस लगातार काम करते करते बन जाती है बॉडी में, शरीर में, उस स्टिफनेस से आप बच सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हम ये छोटे छोटे योगासन आपके लिए लेकर आते हैं ताकि दिन भर में कभी भी आपके पास 5 मिनट का भी समय हो
तो आप इन आसन के जरिए जरूर अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन एक बात जरूरी है कि ठहराव के साथ करना चाहिए, बिल्कुल। सांसों पर भी नियंत्रण होना चाहिए और शरीर में एक कामनेस होनी चाहिए, उसी के साथ योगासन करना चाहिए। इम्फाल में आयोजित सरस मेले की झलकियों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 10 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 10 नवंबर वर्ष 1885 में दुनिया की पहली मोटरसाइकिल का आविष्कार किया गया। इसका आविष्कार गॉटलिब डेमलर और विल्हेम मेबेक के द्वारा किया गया। जर्मन इंजीनियर गॉटलिब डेमलर ने एक इंजन को एक फ्रेमयुक्त मशीन में स्थापित किया और इससे दुनिया की पहली मोटरसाइकिल का जन्म हुआ। डेमलर की पहली मोटरसाइकिल को 4 स्ट्रोक वाले आंतरिक दहन इंजन द्वारा संचालित किया गया था, जिसमें 264 क्यूबिक सेंटीमीटर का सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया। 10 नवंबर वर्ष 1920 में दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ। वे भारत के राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के संस्थापक थे। दत्तोपंत वर्ष 1942 में संघ के प्रचारक का चुनौती भरा दायित्व स्वीकार कर संघ का विस्तार करने के लिए कोझिकोड पहुंचे। वर्ष 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की औपचारिक घोषणा की गई। दत्तोपंत जी को विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य और नागपुर विदर्भ के प्रदेशाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने वर्ष 1979 में राजस्थान के कोटा में किसानों के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की। 10 नवंबर वर्ष 2002 में विश्व विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विज्ञान दिवस मनाने का विचार सर्वप्रथम बुडापेस्ट में वर्ष 1999 में आयोजित विश्व विज्ञान सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद यूनेस्को द्वारा वर्ष 2001 में इस दिवस की घोषणा की गई और पहला विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर 2002 को मनाया गया। समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर जनता को जागरूक करने के लिए यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी सरकारी अधिकारियों, विद्यार्थियों और मीडिया को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। और इतिहास के पन्नों के बाद अब बात करेंगे न्यूज़ यू कैन यूज़ की, यानी एक ऐसी खबर जो सीधा आपसे जुड़ी हुई है। और आज खास जो बात होगी वो छात्रों के लिए हम लेकर आए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अब एक ही कोर्स में बंधे रहने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में धीरे धीरे जिस तरह से सुधार हो रहे हैं, उसमें आने वाले नए शैक्षणिक सत्र से छात्रों को ये सुविधा होगी कि वो बीच में अपना कोर्स छोड़ सकते हैं और अगर छात्र चाहें तो दोबारा कोर्स शुरू भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, छात्र पढ़े गए कोर्स के क्रेडिट के आधार पर किसी नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम पर अमल शुरू कर दिया है। उच्च शिक्षा में वैश्विक मापदंडों को कायम करने के लिए नए शैक्षणिक सत्र यानी कि साल 2021-22 से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम की शुरुआत की गई है। इस स्कीम को सिर्फ वही संस्थान अपना सकेंगे जिन्हें नैक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की ए रैंकिंग मिली है या नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शीर्ष 100 संस्थानों में वो शामिल हों। देश में मौजूदा समय में नैक की ए रैंकिंग और NIRF की शीर्ष की 100 रैंकिंग में 351 विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं। किसी कोर्स का क्रेडिट तय करने के लिए UGC ने एक क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसके आधार पर ही सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने कोर्स का क्रेडिट तय करना होगा। साथ ही एग्जिट और एंट्री के विकल्प भी तैयार करने होंगे। इस स्कीम के तहत ऐसे किसी भी संस्थान के किसी भी कोर्स में दाखिला लेने पर छात्रों का अपने आप ही
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में खाता खुल जाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि एकेडमिक बैंक भी कमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा, जिसमें जमा अपने एकेडमिक क्रेडिट को छात्र कभी भी खर्च कर सकेंगे। साथ ही छात्र इसे खुद ही ऑपरेट भी कर सकेंगे। हालांकि इसे लेकर यूजीसी ने कुछ नियम बनाए हैं। छात्र अपने जमा क्रेडिट को सिर्फ 7 सालों तक ही भुना सकेंगे। एबीसी की इस स्कीम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एंट्री और एग्जिट के कई विकल्प मिलेंगे। यानी अगर किसी छात्र ने किसी कोर्स में दाखिला ले लिया और 1 साल या फिर 6 महीने के बाद वो उसे छोड़कर पसंद के किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहता है तो ले सकता है। इस दौरान छात्र के पुराने कोर्स का जो भी क्रेडिट होगा उसका बेनिफिट छात्र के नए कोर्स में शिफ्ट हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एबीसी की इस पहल को अब तक करीब 35 विश्वविद्यालय अपना चुके हैं। इनमें डीयू, जेएनयू सहित करीब 24 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। बाकी संस्थानों को भी इसे तेजी से अपनाने के लिए कहा गया है। इस साल विश्वविद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहा है। क्या बात है प्रीति, एकेडमिक क्रेडिट वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, पूरे 7 साल के लिए। अगर अपने कॉलेज टाइम में तुम्हें ऐसा ऑप्शन मिलता कि कोई कोर्स छोड़कर अब दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं, तो क्या इस ऑप्शन को अपनाने की? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब शिक्षा को हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रीम में बांधने की वो नहीं है। अब आप सिर्फ ह्यूमैनिटीज में है, साइंस में है या कॉमर्स में है, एक स्ट्रीम में बांधने से आगे बढ़ा जा रहा है। यानी कई बार आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट में आप बेहतर हैं, आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि शायद इसमें बेहतर नहीं है, दूसरा कोर्स आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा तो छोड़ सकते हैं। अभी तक तो ये ऑप्शन नहीं थे। बिल्कुल, यानी ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी हैं। अपना इंटरेस्ट समझना है बच्चों को, और कहीं ना कहीं छात्र अपने इंटरेस्ट के साथ आगे जाकर अपना करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। जी हाँ, और अब चलते चलते मुलाकात आज के कलाकार के साथ। आज के कलाकार हैं लोक गायिका मैथिली ठाकुर। सोशल मीडिया के जरिए प्रसिद्ध हुई मैथिली की अपनी एक खास पहचान है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश दुनिया को अपनी आवाज़ के जादू से मुग्ध करने वाली मैथिली ठाकुर के छठ गीत के साथ। पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय, ओजे खबरी जनई बो आदित से, सुगा दिहल जूठी आय, सुगा दिहल जूठी आय, मार बोरे सुगबा धनुख से, सुगा गिरे मुरुझाय, सुगा गिरे मुरुझाय। नारियल बाजे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय, ओजे खबरी जनई बो आदित से, सुगा दिहल जूठी आय, सुगा दिहल जूठी आय, मार बोरे सुगवा धनुख से,
आदित हो